हिंदी स्पीकिंग या हिंदी बोलने वाला ये जो ड्राइवर था एक कजाकिस्तान का था और मैंने उसको ये पूछा कि तुम इतनी हिंदी कैसे बोल लेते हो। कहने लगा हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा टीवी पर दिखता है और मैं वो देखता हूं। तो भाषा कहां कहां कैसे कैसे पहुंचती है ये हम सब लोग इस बात से समझ सकते हैं। लेकिन भाषा केवल संपर्क नहीं होती, भाषा तो हमारी केवल अभिव्यक्ति नहीं है, हमारी जो परंपरा है, हमारी जो सभ्यता है, इसकी वाहक भी भाषा है। और अब तो जब से डीएनए सीक्वेंसिंग आया है उसके बाद अब दुनिया भी ये मानने लगी है कि दुनिया की सबसे पुरानी अखंडित सभ्यता अगर कोई होगी तो भारत की सभ्यता है। और विशेष रूप से अब ये भी माना जाने लगा है कि सरस्वती नदी जो उसका जो मूल स्वरूप है, उस मूल स्वरूप में जब वो बहती थी तकरीबन 10,000 साल पहले, उसका पूरा उल्लेख ये वेदों में किया गया है कि एक ऐसी नदी है जो नदी ने नद है जिस पर संस्कृति बसती है और जब ये पूरी उफान पर होती है तो कैसे विभीषिका वो तैयार करती है। तो इसका मतलब हमारी भाषा और विशेष रूप से संस्कृत दुनिया की जो सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है वो भी 4,000 साल से पुरानी नहीं है, लेकिन हमारी भाषा कम से कम 10,000 साल पुरानी है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो हमारी भारतीय भाषा है, चाहे वो तमिल भाषा हो, चाहे मराठी हो, चाहे संस्कृत हो या फिर हमारी हिंदी हो, ये सारी भाषाएं हमारी उसी संस्कृति को, उसी सभ्यता को एक धरोहर के रूप में संजोती है और आगे ले जाती है। आप देखिए, अगर भाषाएं मर गई, भाषाओं में संशोधन बंद हो गया, तो हम ये कहते हैं कि आयुर्वेद ये अति प्राचीन इस प्रकार की चिकित्सा पद्धति है। हम ये कहते हैं कि शल्य चिकित्सा की शुरुआत भारत में हुई। हम ये कहते हैं कि जिसको हम स्किन ट्रांसप्लांट कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं, ये सारी चीजों का उल्लेख हमारे सारे पुराने चिकित्सा पद्धतियों में आता है। लेकिन जैसे भाषा मरने लगी तो चिकित्सा पद्धति भी मरने लगी और हमने जिस भाषा को अपनाया उसकी चिकित्सा पद्धति को भी हमको अपनाना पड़ा। और शायद इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति में सबसे बड़ा बदलाव अगर कोई किया है तो अब हमारी सारी भारतीय भाषाएं ये ज्ञान भाषाएं बनेगी। कोई विद्यार्थी अगर डॉक्टर बनेगा तो भी अपनी भाषा में बन पाएगा, कोई तंत्रज्ञान में पारंगत होगा तो अपनी भाषा में हो पाएगा, कोई इंजीनियर बनेगा तो अपनी भाषा में बन पाएगा। और ये जैसे जैसे हम लोग इसको बढ़ाते जाएंगे तो हमारा जो पुराना ज्ञान है, स्थापत्य शास्त्र में सबसे पुरानी, पहले तो हम लोग कहते थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, लेकिन अब बिरहाना हमारे सामने आया है जो उससे भी 4,000 साल पुराना है और फिर भी पूरे तरीके से रचना के साथ तैयार किया हुआ शहर, जिस शहर में एक बूंद पानी रुकता नहीं अगर बारिश आ जाए, जिस शहर के रास्तों पर कोई अतिक्रमण नहीं है, जिन शहरों में बहुमंजिला इमारत के अवशेष मिलते हैं, तो ये स्थापत्य शास्त्र जो हमारे पास उस समय था, उस स्थापत्य शास्त्र और वो स्थापत्य शास्त्र हमारे समूचे निसर्ग के साथ एक प्रकार से साथ बनाकर तैयार किया गया था,
भाषा के साथ वो जो मर गया, वापस हमारी भाषाओं में जब हम लोग इसका अध्यापन शुरू करेंगे तो ये जो हमारे पुराने हमारे शास्त्र है, ये शास्त्र भी हम लोग वापस पाएंगे। हम सब लोग जानते हैं कि नालंदा को जिस समय जलाया गया, आज के आधुनिक विश्व में जितने प्रकार के शास्त्र है, जितने प्रकार का तंत्र ज्ञान है, जितने प्रकार की पढ़ाई है, ये सारी चीजें वहां पर हुआ करती थी। और नालंदा को जब जलाया गया तो उस समय 4 महीने वो जल रही थी। यानी कितना ज्ञान वहां पर था, कितनी किताबें वहां पर थी, 4 महीने वो जल रही थी। ये हमारा ज्ञान हमारी भाषा वापस ला सकती है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय केवल भाषा का संवर्धन नहीं कर रहा, हमारी संस्कृति और सभ्यता को पुनरुज्जीवित करने का। और देखिए, सारे समाजों में नए मूल्य तैयार होते हैं और उसका भी स्वागत होना चाहिए। और पुराने मूल्यों में ये भी हो सकता है कि कुछ मूल्य ऐसे हो जो त्यागने लायक हो, उसको त्यागना ही चाहिए। पुण्य पुरातन नित्य नूतन, इस प्रकार का जो एक नदी का धारा प्रवाह होता है, उसी प्रकार से हमारी समाज रचना भी स्वच्छ होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा मूलगामी हमारी जो आधारशिलाएं है, उसको अगर हम ठीक से संजो पाए तो देश के विकास में हम लोग बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।